विक्रम और चंद्रपाल बेचैनी से पाशा के मुंतजिर थे। विक्रम के साथ उसने दोपहर के खाने के वक्त मिलने का वादा किया था, मगर 3 बजने वाले थे और वो अभी तक नहीं पहुंचा था। उसके इंतजार में वो खाना भी नहीं खा सकते थे और जब भूख बर्दाश्त करना विक्रम के बस से बाहर हो गया तो चंद्रपाल से बोला, सर खाना खा लेते हैं, महाराज जाने किस टाइम तशरीफ लाएं। चंद्रपाल ने मशवरा दिया, फोन करके मालूम कर लेते हैं। विक्रम बोला, नहीं, महाराज ने कनेक्शन तब्दील कर लिया है, मैं थोड़ी देर पहले ट्राई कर चुका हूँ। चंद्रपाल बोला, कनेक्शन तब्दील कर लिया है, पर क्यों? विक्रम ने हैरानी से पूछा, आपको नहीं बताया उन्होंने? चंद्रपाल ने कहा, नहीं यार, परसों से उनसे बात ही नहीं हो सकी। विक्रम ने कहा, दरअसल फील्ड में काम करने वाले तमाम आदमियों के सेल फोन और कनेक्शन महाराज ने कल रात तब्दील करने का हुक्म दिया था। चंद्रपाल ने पूछा, पर क्यों? विक्रम ने कहा, अपने 2 बंदे सीआई की नजरों में आ गए हैं और एहतियाती तदबीर के तौर पर महाराज ने ये हुक्म जारी किया है। चंद्रपाल ने पूछा, क्या मैं भी बदल लूं? विक्रम ने कहा, क्या कह सकता हूं, आपका महाराज से बराह रास्त राब्ता रहता है, उन्हीं से पूछ लें। ये बात विक्रम के होंठों पर थी कि उन्हें गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। चंद्रपाल ने कहा, मेरा ख्याल है महाराज आ गए हैं, और चंद लम्हों बाद इस बात की तस्दीक हो गई। मिर्जा ताहिर हुसैन अंदर दाखिल हुआ। वो दोनों उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हूँ। उनके नमस्कार के जवाब में इसने भी अपने हाथों को चेहरे के सामने बांधते हुए माजरत खाहाना लहजे में कहा। दोनों बैक जबान बोले, कोई बात नहीं महाराज। ताहिर हुसैन ने पूछा, खाना खा लिया है? चंद्रपाल ने जवाब दिया, नहीं महाराज। ताहिर बोला, ओहो, ये तो बड़ी ज्यादती है, चलो जल्दी से खाना लगवाओ, मैंने भी अभी तक नहीं खाया। खाना खाकर वो दोबारा उसी जगह आ बैठे। पाशा या ताहिर हुसैन सिगार सुलगाते हुए मुस्तफसिर हुआ, विक्रम ताज़ा सूरत हाल बताओ। विक्रम ने जेब से एक तहशुदा कागज निकाल कर मिर्जा ताहिर हुसैन की तरफ बढ़ाया और बोला, खादिम हुसैन की गाड़ी बीच बाजार में ब्लास्ट कर दी है। जगजीत सुबह अपने बिस्तर पर मुर्दा पाया गया है। फील्ड में काम करने वाले तमाम मेंबरों के सेल फोन और कनेक्शन आज बदल दिए गए हैं। ये रही नए नंबरों की लिस्ट। मिर्जा ने उसके हाथ से कागज लेते हुए कहा, गुड, मेरा नया नंबर भी नोट कर लो। उसने अपना नया नंबर दोहरा दिया, जो दोनों ने नोट कर लिया। और चंद्रपाल, तुम भी आज ही अपना कनेक्शन बदली कर लो। वो सादतमंदी से बोला, ठीक है सर। ताहिर हुसैन ने कहा, तुम्हारे खुदकुश बम्बार का क्या हाल है विक्रम? विक्रम बोला, एकदम तैयार है सर, बस टारगेट का इंतखाब बाकी है जो आपने करना है। पाशा उर्फ ताहिर हुसैन ने पूछा, मुहर्रम कितनी दूर है? विक्रम ने कहा, करीबन 15 दिन बाद यक्कम मुहर्रम है सर। ताहिर हुसैन ने कहा, यूं करो, परसों किसी इमाम बाड़े में धमाका करवा दो और अगले जुम्मे को नमाज के टाइम सुन्नियों की किसी मस्जिद में खुदकुश बम्बार को भेज दो, ताकि मुहर्रम आने तक माहौल खूब गर्म हो जाए। उसके बाद तुम 9 मुहर्रम में शियों के जुलूस पर ब्लास्ट करने के लिए तैयार रहना। विक्रम ने पूछा, बीच के दिनों में कुछ करना नहीं? ताहिर हुसैन के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई, नहीं, इन दिनों में दोनों ग्रुपों का भी कुछ हक बनता है। विक्रम बोला, ठीक है सर, और कोई हुक्म? ताहिर ने कहा, हाँ, हफ्ते के दिन नए लड़के इस्माइल शाह को ट्रेनिंग सेंटर भिजवाना है। उसे वहाँ छोड़ने के लिए तुझे उसके हमरा जाना पड़ेगा। विक्रम ने कहा, छोड़कर वापस आना है सर? ताहिर बोला, हाँ, तूने वापस आ जाना है। विक्रम ने कहा, मैं तैयार हूँ सर। ताहिर हुसैन ने कहा, हफ्ते की सुबह तुम लोगों ने निकल जाना है। दोनों ने स्मगलर के रूप में सफर करना है और अपने सरहदी साथियों को पहले से आगाह कर देना, ताकि वो बॉर्डर पर मौजूद मुहाफिजों से डील कर लें। विक्रम ने पूछा, उसे किस सेंटर में पहुंचाना है? चंद्रपाल जल्दी से बोला, एस्टेब्लिशमेंट 221 में, और किसमें? ताहिर हुसैन उर्फ पाशा ने चंद्रपाल की तरदीद की, नहीं, उसे 2 जयपुर कैंप में पहुंचाना है। चंद्रपाल ने हैरानी से पूछा, मगर सर, आपने तो कहा था कि उसे मुकम्मल तरबियत दिलानी है, जबकि जयपुर कैंप में तो चंद हफ्तों पर मुश्तमिल कोर्स में चंद एक चीजें ही सिखाई जाती हैं। पाशा ने कहा, ठीक कह रहे हो चंद्रपाल, मगर एस्टेब्लिशमेंट में उसे इसलिए नहीं भेजा जा रहा कि वहाँ भारतीय फौज की वर्दी पहना कर तरबियत दी जाती है, जो शायद इस्माइल जैसे पढ़े लिखे को हजम न हो सके। चंद्रपाल ने कहा, तो जयपुर कैंप भी तो इंडिया में है। पाशा ने कहा, हाँ, मगर वहाँ भारतीय फौज की वर्दी इस्तेमाल नहीं होती। दूसरे वहाँ इंडियन दोस्ती से ज्यादा पाकिस्तान दुश्मनी सिखाई जाती है। और सबसे अहम बात जो मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताई वो ये है कि इस्माइल की ट्रेनिंग जयपुर से 5 किलोमीटर के फासले पर मौजूद एक नए कायम शुदा कैंप में होनी है। वहाँ इस्माइल अकेला नहीं जाएगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से मजीद 15-20 पढ़े लिखे जवान वहाँ जमा हो रहे हैं और इन तमाम को 15 माह दौरानिये की तवील तरबियत दी जाएगी। वहीं उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए मवाद भी तैयार किया जाएगा, ताकि मुस्तकबिल में हमसे बागी न हो सकें। चंद्रपाल ने नदामत से कहना चाहा, सॉरी सर, मैंने
मगर पाशा ने कता कलामी करते हुए कहा, सॉरी की जरूरत नहीं, मुझे तेरी बातों से खुशी है। ये बात हकीकत के करीब थी और तेरी आज की गुफ्तगू से मुझे उम्मीद हो चली है कि तुम्हारे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया है। चंद्रपाल मुसर्रत से बोला, थैंक यू सर। पाशा ने कहा, ओके, इजाजत दें, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, अलबत्ता आप लोगों ने गपशप करनी है तो बैठे रहिए। वो दोनों भी उसके एहतराम में खड़े हो गए थे और उसके कमरे से निकलते ही विक्रम ने भी चंद्रपाल को अलविदाई नमस्कार करते हुए रुखसत ली। एस्टेब्लिशमेंट 22 दरअसल SFF का तरबती मरकज है। SFF यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसका कंट्रोल बराह रास्त वजारत दिफा करती है। इसकी बुनियाद CIA ने भारत में रखी थी, जिसके तहत इंटेलिजेंस अफसरान को गोरिल्ला कार्रवाइयों की तरबियत देकर चीन के खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार किया जाता था। पाकिस्तानियों की तरबियत का आगाज इस कैंप में 1986 से हुआ। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तकरीब कारी के जो कोर्स करवाए जाते हैं, इनका अरसा तरबियत 4 हफ्ते, 4 माह ता 5 माह, 9 माह और 18 माह पर मुश्तमिल होता है। अरसा तरबियत में क़याम पजीर तकरीबकारों को बाकायदा भारतीय फौज की वर्दियां पहनाई जाती हैं। इसकी कमांड भारतीय फौज का एक ब्रिगेडियर करता है। इसके अलावा भारत ने राजस्थान की सरहद पर मुख्तलिफ तरबती कैंप कायम किए हुए हैं, जिनकी मजमूई तादाद 40 के करीब है और इनमें सारा साल दहशतगर्दी की तरबियत जारी रहती है। ये कैंप गंगानगर, जयपुर, उधमपुर, किशनगढ़, बारमर और चंडीगढ़ वगैरह में वाक़े हैं। कराची के इलाके कायदाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां, मक्कारियां, एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम ज़माना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे। पाकिस्तानी ISI के कारनामे। मुल्क की खातिर कुर्बानियां। स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल दलदल। औरंगजेब क्लर्क की आंख एक छोटे से कमरे में खुली और बेसाख्ता हाथ हिलाने की नाकाम कोशिश से उसे पता चला कि वो कुर्सी पर बंधा बैठा है। खौफ की लहर ने उसके दिल के अंदर हिलकोरा लिया और उसका दिल तेज रफ्तारी से धड़कने लगा। पता नहीं किसकी कैद में हूँ। वो अगवाकारों की शक्लें दिमाग में दोहराने लगा जो बहुत मध्यम थीं, और इसकी वजह शायद ये थी कि उनकी तेज रफ्तारी की वजह से उनकी शक्लों को गौर से देख ही नहीं सका था। दोपहर का खाना वो उमूमन अपने दफ्तर के नजदीक एक दरमियाने दर्जे के होटल में खाता था और आज भी वो इसी नियत से दफ्तर से निकला था, मगर उसे होटल के अंदर जाना नसीब न हो सका। होटल के अंदर जाने के लिए वो सड़क के किनारे खड़ा होकर उस कार के गुजरने का मुंतजिर था जो दरमियानी रफ्तार से बढ़ती चली आ रही थी, और फिर कार बजाय वहां से गुजरने के उसके करीब आ रुकी। फ्रंट सीट पर बैठे हुए एक आम शक्ल के जवान ने खिड़की का शीशा नीचे करते हुए एक कागज का पुर्जा उसकी समत बढ़ाया, जिससे उसने समझा कि वो कोई एड्रेस मालूम करना चाहता है। औरंगजेब ने करीब होकर कागज के पुर्जे पर निगाह दौड़ाई। जी। ऐसा करने के लिए उसे हल्का सा झुकना पड़ा और ये झुकना उसे महंगा पड़ा। कागज का टुकड़ा हाथ से छोड़ते हुए ड्राइवर का हाथ बिजली की सी तेजी से उसके गिरबान की तरफ बढ़ा और उसे गिरबान से पकड़कर उसने अपनी जानिब खींचा। औरंगजेब इस अंदाज से गिरा कि उसका सर तो कार की खिड़की में घुस गया, जबकि बाकी बदन कार से बाहर था। इससे पहले कि वो संभलने की कोशिश करता, ड्राइवर ने एक रुमाल उसकी नाक पर रख दिया। एक तेज नागवार बू उसे महसूस हुई और उसका दिमाग अंधेरों में डूब गया। उसके बाद वो उस जगह तक कैसे पहुंचा ये उसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। शायद ये अगवा बराए तावान हो। उसने खुद को तसल्ली दी, मगर ये तिफिल तसल्ली थी। उसकी हैसियत इतनी नहीं थी कि उसे बाकायदा मंसूबा बनाकर अगवा किया जाता। फिर दिमाग पर जोर देने से उसकी सोचें उस आदमी की तरफ घूम गईं जिसका काम करने की हामी वो मुंह मांगी कीमत पर भर चुका था। शायद वो अपना काम मुफ्त में करवाना चाहते हों, और इस मर्तबा अपने दिमाग में उभरने वाली सोच से वो दिली तौर पर मुत्तफिक हो गया। एक इत्मीनान की लहर उसके बदन पर सरायत कर गई, क्योंकि ये काम इतना मुश्किल नहीं था। इन दो ऑप्शंस के अलावा उसने किसी तीसरे ऑप्शन की तरफ अपनी सोचों के घोड़े दौड़ाने की कोशिश की, मगर दरवाजे पर होने वाले खटके से वो उस तरफ मुतवज्जे हो गया। दरवाजा आहिस्तगी से खुला। अंदर दाखिल होने वाला एक जवान आदमी था और उसके वजीह चेहरे पर छाई नरमी मुखालिफ के दिल में पैदा होने वाले अंदेशों का तरियाक थी। लेकिन इसके बावजूद उसे देखकर औरंगजेब का दिल नाखुशगवार अंदाज में धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हो, लेकिन इस मुसीबत की तौजीह करने से उसकी अक्ल कासिर थी। अलबत्ता इतना उसे यकीन
यकीन हो गया था कि उसके पहले वाले अंदाजे बिल्कुल गलत थे। जवान ने उसके साथ पड़ी खाली कुर्सी को घसीटकर उसके सामने रखा और बैठकर औरंगजेब को घूरने लगा, यूं जैसे उसकी आमद का मकसद औरंगजेब को घूरने के अलावा कुछ न हो। उसकी निगाहों में कोई ऐसी बात जरूर थी कि औरंगजेब गुफ्तगू में पहल न कर सका और महज इस्तरारी अंदाज में पहलू बदलने की नाकाम कोशिश करके रह गया। चंद लम्हे उसे घूरते रहने के बाद उसने तस्दीक चाही। तुम्हारा नाम औरंगजेब है और तुम एक खास इदारे में क्लर्क हो। इदारे का नाम दानिस्ता नहीं लिया जा रहा। औरंगजेब ने इस बात में सर हिलाया। जी। उसकी पेशानी अर्कालूद हो गई थी और यही हाल जिस्म के दूसरे आज़ा का भी था। तुम्हारी तालीम कितनी है? औरंगजेब अपने खुश्क होते होंठों को जबान से तर करते हुए बोला, बीए। जवान ने पूछा, इसका मतलब है तालीम याफ्ता हो और यकीनन ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तारीख से वाकफियत रखते होगे। औरंगजेब के लहजे में खुद ब खुद एहतराम दराया। मैं समझा नहीं सर। जवान ने कहा, समझा देता हूँ। तारीख से मेरी मुराद है कि तुम्हें पता होगा कि हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों को किन तकालीफ और मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कितनी बहनों और बेटियों की इज्जतों का जनाजा निकला, कितने मासूमों के सर काटे गए, कितनों को नेज़ों में पिरो दिया गया और क्या कुछ हुआ। इससे थोड़ी बहुत तो वाकफियत होगी तुझे या इसके मुताल्लिक कुछ नहीं जानते, ताकि मैं तुम्हें ये तमाम वाक़यात सुना सकूं। यूं भी इतने पुराने नहीं हैं, बमुश्किल आधी सदी बीती है। यही हमारे बाप दादाओं की कहानियां हैं, इसलिए मुझे अजबर हैं, सीना बसीना चली आ रही हैं। वैसे भी अपनी माओ बहनों की इस्मत दरी कोई बेगैरत ही फरामोश कर सकता है। औरंगजेब बोला, जानता हूँ सर, ये किस्से सुने हैं मैंने। जवान ने फौरन कहा, किस्से नहीं मिस्टर औरंगजेब, ये किस्से नहीं है, वाक़यात कहो। वाक़यात आप बीती और खुद नविश्त कहो, तुम इन्हें किस्से कह रहे हो। औरंगजेब बोला, मेरा मतलब भी वाक़यात ही था। जवान ने कहा, तो फिर तूने इन वाक़यात से क्या सबक हासिल किया? सबक? हाँ सबक भाई, इबरत अंगेज वाक़यात तो होते ही इसलिए हैं कि उनसे कोई नतीजा निकाला जाए, कोई सबक हासिल किया जाए। इस बार औरंगजेब जवाब देने की बजाय नीचे देखने लगा। जवान ने कहा, तुम तो खामोश हो गए यार, मेरा ख्याल है बताने को दिल नहीं कर रहा। खैर मैं बता देता हूँ। तूने ये सबक लिया है कि अपनी लुटी पटी बहन और बेटी को कोठे पर बिठा दिया जाए कि चलो इज्जत तो रही नहीं, कुछ कमाई ही कर लें, और फिर इस कमाई से अपनी बहन और बेटी की इस्मत दरी करने वालों की दावत की जाए, क्योंकि उनकी मेहरबानी से तो ये रोजगार खुला है। क्या ख्याल है? ठीक कह रहा हूँ। उस जवान की आवाज में छुपी वहशत से औरंगजेब कांप गया था। उसने एक दफा निगाहें उठाई, मगर उस जवान की सुलगती आंखों की ताब न लाकर फिर झुका ली। औरंगजेब को खामोश पाकर वो दोबारा मुस्तफसिर हुआ। मेरा ख्याल है मैं गलत नहीं कह रहा, मगर इस मर्तबा भी औरंगजेब खामोश रहा। उस जवान को देखकर उसके दिमाग में जिन अंदेशों ने सर उठाया था, बातचीत से उनकी तस्दीक हो गई थी। उसे पता चल गया था कि वो पाक सरजमीन की हिफाजत करने वाली किसी एजेंसी के हाथ चढ़ गया है, और वतन के दुश्मनों के लिए ये लोग जितने बेरहम थे, इससे औरंगजेब नावाकिफ नहीं था। उसके दिमाग में अपने मुखलिस दोस्त और दफ्तर के साथी क्लर्क अकबर की आवाज गूंजी, देखो भाई, सबका असल घर तो वही 1.5 ज़रब 6 फुट की तंगोतारी कोठरी है, तो फिर इस दुनियावी घर के लिए, आरजी ठिकाने के लिए हराम कमाई की क्या जरूरत? तुम एक कनाल के मकान में रहते हो, मैं 6 मरले के क्वार्टर में हूँ। दोनों का वक्त गुजर रहा है। मेरे घर दाल या सब्जी बनती है, तुम्हारे यहाँ गोश्त बनता है, दोनों का पेट भर जाता है। मैं साइकिल पर घर जाता हूँ, तुमने मोटरसाइकिल रखी हुई है, दोनों घर पहुँच जाते हैं। फर्क सिर्फ चंद मिनट का है, जायके की तब्दीली का है, लेकिन सबसे बड़ी बात, मेरा ज़मीर मुतमईन है, तेरा शायद ना हो। तू इतने छोटे फवायद के लिए क्यों गैर कानूनी कामों में हाथ डालते हो? बाज आ जाओ। उसकी रस्सी दराज है मगर पकड़ बहुत मजबूत है। और औरंगजेब उसकी बातों को कहकहों में उड़ा देता, लेकिन अब जबकि उसकी रस्सी खींच ली गई तो उस पर अकबर की बातों की सदाकत खुली। औरंगजेब को ख्यालों में गुम देखकर जवान के लहजे में सख्ती आ गई। मैंने कुछ पूछा है तुमसे? औरंगजेब घिघियाया। जी सर, मैं बेकसूर हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया, खुदा के लिए मेरे हाल पर रहम करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। जवान ने कहा, मैंने कब कहा कि तेरा कोई कसूर है? मुल्की राज गैर मुतल्लिक शख्स को फरोख्त करना तो फैशन है आजकल, और मैं कोई तेरा सीनियर तो हूँ नहीं कि एतराज कर सकूं, है ना? औरंगजेब बोला, मैंने कोई सौदा नहीं किया, कोई राज किसी के हवाले नहीं किया, आपको कोई गलत फहमी हुई है। जवान बोला, परसों होटल में सफेद कपड़ों में मुअज़्ज़ज़ नजर आने वाला गैर मुअज़्ज़ज़ शख्स कौन था? तुमने इकट्ठे खाना खाया और दोनों के दरमियान डील हुई। उसका इसरार था कि काम की तकमील आज शाम तक हो जाए, जबकि तुमने शायद काम का टाइम 1-2 दिन बढ़वा दिया था। औरंगजेब बोला, इस तरह की कोई बात मैंने किसी से नहीं की, और परसों तो मैंने खाना भी अकेले खाया था। ये किसी बदखा की साजिश है जो मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। उसके सामने बैठे जवान ने कहा, साजिश करने वाला खाकसार फिर मैं ही हो सकता हूँ।
جس نے ان گناہگار آنکھوں سے تجھے کسی کے ساتھ بیٹھے دیکھا اور ان کانوں سے یہ ساری گفتگو سنی؟ اورنگزیب حیرانی سے بولا، میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا تھا۔ جوان نے کہا، دیکھا تو خیر تھا، البتہ پہچانا نہیں تھا۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی، تیرے خلاف ہمارے پاس مزید شواہد بھی موجود ہیں۔ اب تمہیں یہاں لانے کا مقصد تم سے ایک بات پوچھنی ہے، اور وہ یہ کہ اس دن دوران گفتگو تو نے دوسرے شخص کو کہا تھا کہ آپ پھر اس سے ڈیل کر لیں۔ اس نے کس بندے کا نام لیا تھا جس کے جواب میں تمہیں یہ کہنا پڑا؟ اورنگزیب بولا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے سر، میرے ساتھ پرسوں ہوٹل میں کوئی نہیں تھا۔ جوان بولا، میرا خیال ہے تمہاری یادداشت میں کوئی فرق آ گیا ہے۔ بہرحال کوئی بات نہیں، ہمارے پاس اس بیماری کا علاج موجود ہے۔ اس نے دروازے کی جانب منہ کر کے آواز دی، آ جاؤ بھائی، تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے۔ دروازہ کھلا اور دو قوی ہیکل آدمی اندر داخل ہوئے۔ دونوں نے چہروں پر نقاب چڑھائے ہوئے تھے، صرف آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ رکھے گئے تھے جن سے ان کی شعلہ برساتی سرخ آنکھیں جھلک رہی تھیں۔ ان کو دیکھ کر اورنگزیب کے ذہن میں بے ساختہ جلاد کا نام گونجا۔ وہ جوان ان سے مستفسر ہوا، میرا خیال ہے آپ لوگوں کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ میں اس سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں۔ دونوں میں سے ایک جلاد بھیانک آواز میں بولا، چھوڑیں سر ہمارے جاننے کو، آپ گھنٹے بعد تشریف لائیں اور جو کچھ پوچھنا ہے خود پوچھ لیں، ہمارا کام تو بس اسے گفتگو کرنے کا ڈھنگ اور آداب سکھانا ہے۔ اس جوان کے چہرے پر اورنگزیب کو پہلی مرتبہ ہلکی سی مسکراہٹ نظر آئی۔ جوان بولا، چلو یوں ہی صحیح۔ وہ اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو اورنگزیب کا جی چاہا کہ اسے آواز دے کر روک لے اور سب کچھ بلا کم و کاست بتا دے، مگر پھر اقرار جرم کی جرت اس نے اپنے اندر مفقود پائی اور چپ کے بیٹھا رہا۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔